इस इन डेप्थ एनालिसिस में आपका स्वागत है। चलिए शुरुआत एक छोटे से थॉट एक्सपेरिमेंट से करते हैं। सोचिए जरा, दिल्ली के किसी एसी ऑफिस में बैठा एक अधिकारी ये तय कर रहा है कि केरल या राजस्थान के किसी सुदूर गांव में सड़क कहां बननी चाहिए या वहां के स्कूल का रंग कैसा होना चाहिए। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हर किसी को एक ही नाप का जूता पहनाने की कोशिश करना। यहीं पर सूक्ष्म योजना, जिसे आप माइक्रो प्लानिंग भी कहते हैं, असली गेम चेंजर साबित होती है। भारत जैसे विशाल और विविधताओं से भरे देश में विकास की नींव एकदम जमीनी स्तर से शुरू होनी चाहिए। परीक्षा के नजरिए से देखें तो ये डीप डाइव आपके लिए बहुत ही क्रूशियल है। ये कोई रटी रटाई थियरी नहीं है, बल्कि लोक प्रशासन और सामाजिक न्याय का एकदम प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। तो आज के इस एक्सप्लेनर में हम इस पूरे कॉन्सेप्ट का गहराई से पोस्टमार्टम करेंगे, ताकि आपको एक सॉलिड और हाई स्कोरिंग अंडरस्टैंडिंग मिल सके। फटाफट एक नजर डालते हैं आज के हमारे रोड मैप पे। हम कॉन्सेप्ट और डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे, फिर इसके कोर फीचर्स और ग्राउंड लेवल पर इसकी असल जरूरत को समझेंगे। उसके बाद प्लानिंग का एक्चुअल स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, इंडिया के रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स और आखिर में चैलेंजेस और आगे की राह का एक क्रिटिकल इवैल्यूएशन करेंगे। ये सीक्वेंस बिल्कुल वैसे ही डिजाइन किया गया है जैसे आपको अपने एग्जाम में एक परफेक्ट एनालिटिकल आंसर फ्रेम करना होता है। तो चलिए सीधे पहले सेक्शन पर आते हैं, कॉन्सेप्ट और डेफिनेशंस। सबसे पहले इसके बेसिक्स को एकदम क्लियर कर लेते हैं। देखिए, हिस्टोरिकल मेथड्स और आज के डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच में जमीन आसमान का फर्क है। पहले टॉप डाउन यानी ऊपर से नीचे वाला अप्रोच चलता था। मतलब राजधानियों में नीतियां बनती थीं और राज्यों या जिलों पर थोप दी जाती थीं। वही वन साइज फिट्स ऑल वाली सबसे बड़ी गलती। अब भारत जैसे देश में जहां हर 50 किलोमीटर पर हालात पूरी तरह बदल जाते हैं, ये सेंट्रलाइज तरीका बुरी तरह फेल था। इसके ठीक उलट है माइक्रो प्लानिंग यानी बॉटम अप अप्रोच। यहां ग्राम, पंचायत या ब्लॉक को डेवलपमेंट की प्राइमरी यूनिट मानकर वहां की जरूरत के हिसाब से स्ट्रैटेजी बनती है। ये पावर का एक बहुत ही सशक्त बदलाव है। अगर हम फॉर्मल डेफिनेशंस की बात करें तो एग्जाम्स में इंटरनेशनल संस्थाओं को कोट करना हमेशा अच्छे मार्क्स दिलाता है। यूएनडीपी के अनुसार सूक्ष्म योजना स्थानीय स्तर पर लोगों की भागीदारी के माध्यम से विकास योजनाओं के निर्माण की प्रक्रिया है। यहां सबसे बड़ा कैच फ्रेज है जन भागीदारी या पीपल्स पार्टिसिपेशन। जब तक लोकल लोग खुद अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने का हिस्सा नहीं बनेंगे, प्लान सिर्फ कागजों पर ही रह जाएगा, राइट? जन भागीदारी ही वो असली इंजन है जो माइक्रो प्लानिंग को ड्राइव करता है। इसी कॉन्टेक्स्ट में मशहूर इकोनॉमिस्ट एमपी टोडारो की डेफिनेशन भी देख लेते हैं। वो कहते हैं कि स्थानीय आवश्यकताओं और संसाधनों के अनुसार विकास योजनाओं का निर्माण करना ही सूक्ष्म योजना है। ध्यान दीजिए, अर्थशास्त्र हमेशा लिमिटेड रिसोर्सेज और अनलिमिटेड वांट्स के बीच बैलेंस बनाने की बात करता है। टोडारो की ये डेफिनेशन यही प्रूफ करती है कि माइक्रो प्लानिंग इस बैलेंस को ग्राउंड लेवल पर लेकर आती है। ये मेक श्योर करती है कि प्लान सिर्फ डिमांड पर नहीं, बल्कि वहां जो रिसोर्सेज फिजिकली अवेलेबल हैं उनके बिल्कुल अनुकूल बने। डेफिनेशंस के बाद अब हम आते हैं इसके कोर फीचर्स और नीड्स पर। आखिर इस डिसेंट्रलाइजेशन की इतनी सख्त जरूरत क्यों पड़ी? माइक्रो प्लानिंग की सबसे खास बात है इसका प्रॉब्लम बेस्ड अप्रोच। इसमें पंचायतों जैसी लोकल बॉडीज को डिसीजन मेकिंग की पावर दी जाती है। ये हवाई बातें नहीं करती। अगर किसी गांव में सिंचाई के पानी की कमी है तो पूरा प्लान वाटर कंजर्वेशन पर ही फोकस करेगा, ना कि वहां फालतू की कंक्रीट बिल्डिंग्स बनाने पर। सीधी सी बात है, ये लोकल रिसोर्सेज के बेस्ट पॉसिबल यूज पर जोर देती है, जो सीधा आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ ले जाता है। तो इस मॉडल की इतनी गहरी जरूरत क्यों आई? क्योंकि इंडिया में भारी रीजनल असमानताएं हैं। महाराष्ट्र का एक सूखाग्रस्त इलाका और नॉर्थ ईस्ट का एक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र, दोनों के लिए एक ही प्लान कैसे काम करेगा? हिस्टोरिकली देखें तो पुरानी योजनाओं में पब्लिक का पार्टिसिपेशन लगभग जीरो था, और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के नजरिए से सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी लोकल अकाउंटेबिलिटी ना होने की वजह से फंड्स का भारी मिसयूज या लीकेज। इन्हीं सीरियस लूपहोल्स को बंद करने के लिए माइक्रो प्लानिंग एक बेहद जरूरी टूल बनकर उभरी। अब आते हैं प्रोसेस पर। थ्योरी को असल में जमीन पर उतारते कैसे हैं? चलिए इसका स्टेप बाय स्टेप गाइड देखते हैं। ग्राउंड जीरो से एक माइक्रो प्लान बनाने के 6 बहुत ही सिस्टमैटिक स्टेप्स होते हैं। पहला, एरिया सर्वे, जहां वहां की डेमोग्राफी और रिसोर्सेज को स्टडी किया जाता है। दूसरा, प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना। तीसरा और सबसे क्रूशियल स्टेप है प्रायोरिटी सेट करना, क्योंकि भाई बजट तो हमेशा लिमिटेड ही होता है ना। चौथा, प्लान को फॉर्मुलेट करना। पांचवा, उसको इम्प्लीमेंट करना। लेकिन इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट है छठा स्टेप, इवैल्यूएशन। जब तक आप ये चेक नहीं करेंगे कि प्लान से सच में कोई फायदा हुआ या नहीं, आप आगे इंप्रूव कैसे करेंगे? ये इवैल्यूएशन ही पॉलिसी मेकिंग का अल्टीमेट फीडबैक लूप है।
थ्योरी हो गई। अब इस फ्रेमवर्क को इंडिया के रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल से जोड़ते हैं, क्योंकि एग्जाम्स में सॉलिड नंबर्स और केस स्टडीज ही असली मार्क्स दिलाते हैं। इंडिया में डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग रातों रात आसमान से नहीं टपकी। 1952 के कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम से इसकी शुरुआत हुई थी। पर सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आया 1992 में, 73वें संविधान संशोधन के साथ। इसने माइक्रो प्लानिंग को सिर्फ एक आइडिया से बदलकर एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट बना दिया और 29 विषय सीधे पंचायतों के हाथों में दे दिए। फिर 2005 में जब मनरेगा MGNRGA लागू हुआ, तो इसने लोकल लेवल पर रोजगार की गारंटी देकर इस पूरे प्रोसेस को इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रांग कर दिया। चलिए एक ऐसे क्लासिक एग्जाम्पल पर नजर डालते हैं जिसने इंडिया में लोकल गवर्नमेंट को एक नई दिशा दिखा दी। केरल पीपल्स प्लान कैंपेन 1996 में शुरू किया गया ये इनिशिएटिव डिसेंट्रलाइजेशन का एक बेहतरीन केस स्टडी है। इसने ग्राम पंचायतों और नगरपालिकाओं को अपना खुद का बजट डिजाइन करने की डायरेक्ट पावर दी। ये एक बहुत बड़ा प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट था। और इस एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। जब लोकल लोगों को खुद ये तय करने का हक मिला कि उनके गांव के स्कूल या क्लिनिक का पैसा कैसे खर्च होगा, तो अकाउंटेबिलिटी आसमान छूने लगी। जब लोग अपने ही क्लिनिक पर पैसा लगाते हैं, तो वो मेक श्योर करते हैं कि डॉक्टर टाइम पर आएं और दवाइयां रहें। इसी वजह से केरल मॉडल ने हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर में आउटस्टैंडिंग रिजल्ट्स दिए और पब्लिक पार्टिसिपेशन को एक मास मूवमेंट का रूप दे दिया। एक और जबरदस्त एग्जाम्पल है राजस्थान का वाटर कंजर्वेशन मॉडल। ये दिखाता है कि पानी की भारी कमी जैसी लाइफ एंड डेथ प्रॉब्लम को लोकल लेवल पर कैसे सॉल्व किया जाता है। जहां बड़े बड़े डैम्स और कैनाल्स फेल हो रहे थे, वहां कम्युनिटी ने एकजुट होकर माइक्रो प्लानिंग के तहत ट्रेडिशनल जोहड़ यानी मिट्टी के चेक डैम्स और तालाब बनाए। ये मॉडर्न इंजीनियरिंग पर ट्रेडिशनल विजडम और लोकल यूनिटी की बड़ी जीत थी। इन छोटे छोटे एफर्ट्स का ग्राउंड पर मैसिव इम्पैक्ट दिखा। गिरते हुए ग्राउंड वाटर लेवल्स में कमाल का जंप देखा गया। सूखी नदियां वापस बहने लगी और जाहिर है पानी आने से उस सूखाग्रस्त क्षेत्र में एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन और किसानों की इनकम दोनों में भारी उछाल आया। ये क्लियरली प्रूफ करता है कि जब कम्युनिटी अपनी लोकल प्रॉब्लम के लिए खुद प्लान बनाती है, तो नेचर भी उनका पूरा साथ देती है। माइक्रो प्लानिंग की वर्सेटैलिटी को दिखाने के लिए कुछ और भी सक्सेस मॉडल्स हैं। गुजरात का अमूल डेयरी मॉडल देख लीजिए, जो रूरल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट का एक मास्टरपीस है। और मनरेगा, जो सिर्फ एम्प्लॉयमेंट ही नहीं देता बल्कि गांव के अंदर सड़कें और तालाब जैसी परमानेंट एसेट्स भी क्रिएट करता है। ये एग्जाम्पल्स आपके आंसर्स को एकदम ऑथेंटिक और प्रैक्टिकल बनाते हैं। लेकिन कोई भी सिस्टम एकदम परफेक्ट नहीं होता, राइट? अब हम चैलेंजेस और इसके सॉल्यूशंस पर बात करेंगे ताकि हमारा क्रिटिकल इवैल्यूएशन पूरा हो सके। कागजों पर जो चीज इतनी बेहतरीन दिखती है, ग्राउंड रियलिटी में उसके सामने कई बड़ी अड़चनें हैं। पहला, अवेयरनेस की कमी। कई ग्रामीणों को तो ग्राम सभा के बारे में पता ही नहीं होता। दूसरा, फंड्स की भारी कमी। इसके अलावा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एकेडमिक टर्म है एलीट कैप्चर। होता क्या है कि लोकल लेवल पर जो पॉलिटिकली स्ट्रांग या बाहुबली लोग होते हैं, वो इन स्कीम्स का फायदा अक्सर अपने पक्ष में मोड़ लेते हैं और गरीब वहीं का वहीं रह जाता है। और हाँ, कॉम्प्लेक्स प्लान्स बनाने के लिए गांवों में टेक्निकल एक्सपर्टीज का ना होना एक अलग ही बड़ी प्रॉब्लम है। तो इसका सल्यूशन क्या है? पंचायतों को फाइनेंशियली पावरफुल बनाने के लिए उन्हें टैक्स लगाने के कुछ अधिकार देने होंगे, महिलाओं का पार्टिसिपेशन बढ़ाना होगा, लेकिन करप्शन रोकने का सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है सोशल ऑडिट या सामाजिक अंकेक्षण। ये वो प्रोसेस है जहां गांव की आम जनता ऑफिशियल्स को सामने बिठाकर खर्च किए गए एक एक रुपए का हिसाब मांगती है। ट्रांसपेरेंसी लाने का इससे अचूक तरीका कोई नहीं है। इसके साथ ही टेक्निकल असिस्टेंस के लिए ट्रेन स्टाफ प्रोवाइड करना भी बहुत जरूरी है। माइक्रो प्लानिंग का एक आखिरी और बहुत ही पावरफुल एस्पेक्ट है इसका एनवायरनमेंट से कनेक्शन। बड़ी सेंट्रलाइज्ड इंडस्ट्रीज ने अक्सर पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंचाया है, लेकिन माइक्रो प्लानिंग नेचुरली सस्टेनेबल होती है। वाटर कंजर्वेशन, पेड़ लगाना, ऑर्गेनिक फार्मिंग, ये सब लोकल ग्रोथ और एनवायरमेंटल प्रिजर्वेशन के बीच एक कमाल का बैलेंस बनाते हैं। क्लाइमेट चेंज के इस दौर में इकोलॉजी और इकोनॉमी के बीच ये बैलेंस मेंटेन करना एब्सोल्युटली क्रूशियल है। और अब इस डीप डाइव के आखिर में आपके लिए एक बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग सवाल। क्या डिजिटल टेक्नोलॉजी और ई गवर्नेंस माइक्रो प्लानिंग का फ्यूचर बनने वाले हैं? जिस स्पीड से इंडिया में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रो कर रहा है, जरा सोचिए, डिजिटल पंचायत, लैंड रिकॉर्ड्स का डिजिटलाइजेशन और एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिसोर्स मैपिंग, क्या ये सब इस डिसेंट्रलाइजेशन में एक नया रेवोल्यूशन लाएगा? इस सवाल पर गहराई से जरूर विचार कीजिएगा, क्योंकि ये आपके एग्जाम्स और इंडिया के फ्यूचर दोनों को समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
आज के इस इन डेप्थ एक्सप्लेनर में बस इतना ही। हर पॉलिसी को इसी तरह क्रिटिकली एनालाइज करते रहिए।